जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, आपको पता है कि यूपी पुलिस से संबंधित या फिर यूपी ट्रिपल एस या फिर हिंदी जिसमें जिसमें भी पूछा जाता है, उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आता हूं, जो कि आज मैं 8 बजे वाली क्लास डेली आपकी होती है सुबह, जिसमें लगभग 35 क्वेश्चन कराए जाते हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर आप आज भी देखते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल विस्तृत व्याख्या के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट साबित होंगे आपके एग्ज़ाम में। और अगर आप कोई भी एक वीडियो करते हैं, जो डेली सुबह 8 बजे इसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है हिंदी फॉर यूपी पुलिस यूपी ट्रिपल एस के लिए, तो आप देखें उसमें प्लेलिस्ट में जाके जितने भी वीडियोस अपलोड हैं। और आज शाम को 6 बजे मैं आप लोगों का हिंदी का टेस्ट लेने वाला हूँ। कल लेना था लेकिन कल नहीं ले पाया हूँ, तो आज शाम को 6 बजे आपका टेस्ट होगा, जिसमें आपके 30 ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि अभी तक पढ़ाए गए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के निचोड़ होंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो आइए आज का देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि काल के कितने भेद होते हैं। दोस्तों, ये वो काल है हिंदी वाला, इंग्लिश वाला काल नहीं। ये हिंदी का काल है, लेकिन फिर भी अगर हम इसके बारे में देखते हैं तो जो काल के टोटल भेद हैं वो सामान्यतः इसके कितने भेद होते हैं? 3। अब उसके बाद आपसे पूछ ले कौन कौन से हैं वो। तो एक होता है वर्तमान काल, दूसरा होता है भूतकाल, और तीसरा होता है भविष्यत काल। तो अब देखें, वर्तमान काल के इसमें खुद के 5 भाग हैं, ठीक। सामान्य वर्तमान, तत्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य वर्तमान, ठीक है। उसके बाद इसके तो टोटल 5 भेद हो गए। उसके बाद भूतकाल की बात करें तो भूतकाल के अपने खुद के 6 भेद हैं, ठीक है। सामान्य, आसन्न, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध और हेतु मद भूत, ठीक है। भविष्य की बात करें तो भविष्य काल के भी अपने 3 भेद हैं, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य और हेतु मद भविष्य, ठीक है। वैसे जनरली 3 प्रकार के हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। वह पढ़ता है वाक्य में किस प्रकार का काल है? वह पढ़ता है, देखिए पहली बात तो पढ़ता है, इसका मतलब कि ये वर्तमान होगा, कोई सभी वर्तमान। लेकिन सामान्य वर्तमान है, पूर्ण है या संदिग्ध है या संभाव्य है। वह पढ़ता है, ये एक सामान्य वर्तमान का सेंटेंस है, ठीक है। तो 2 का ए सही हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब उसके बाद बताइए भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं। अभी मैंने बताया था आपको सबसे ज़्यादा भूतकाल के ही भेद हैं। भूतकाल के जो टोटल भेद हैं वो हैं 6, ठीक है। टोटल 6 भेद हैं। कौन कौन से? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु मद भूत। टोटल 6 प्रकार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। गीता जा रही थी वाक्य में किस प्रकार का काल है? गीता जा रही थी, ठीक है। जब गीता जा रही थी, देखिए गीता गई ये सामान्य भूत, गीता गई है आसन्न भूत, गीता गई थी ये पूर्ण भूत हो गया। लेकिन गीता जा रही थी मतलब ये जाने की बात हो रही है, और ऊपर से ये कंप्लीट भी नहीं हुआ, मतलब उसने जब देखा तो वो जा रही थी, ये एक अपूर्ण भूत है, ठीक है। 4 का जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका डी, ठीक है। गीता जा रही थी, तो ये जाने का काम हो रहा है कब? भूतकाल में, मतलब उसने देखा है कि वो जा रही थी, तो ये अपूर्ण। अगर एक होता है कि गीता गई थी का मतलब पूर्ण हो गया, लेकिन जा रही थी में अपूर्ण होगा, ठीक है। भविष्यत काल के कितने भेद हैं? ये भी मैंने आपको बता दिया। इसके जनरली 3 भेद हैं, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य और हेतु मद भविष्य। टोटल 3, तो 5 का ए हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि और क्वेश्चंस क्या हैं। मैंने पुस्तक पढ़ी में कैसा वाच्य है? वाच्य के बारे में मैंने आपको अभी नहीं पढ़ाया था। देखिए वाच्य के बारे में अगर देखें तो वाच्य के टोटल जो भेद हैं वो टोटल 3 भेद हैं, ठीक है। पहला है कर्तृवाच्य, ठीक है। दूसरा है आपका कर्मवाच्य, तीसरा है आपका भाववाच्य। अब अगर हम इन तीनों की बात करें तो जो पहला होता है कर्तृवाच्य, ये क्रिया के उस रूपांतरण को कर्तृवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो। जैसे राम ने पानी पिया, तो इसमें कौन पानी पी रहा? राम ने। मैंने पुस्तक पढ़ी,
किसने पुस्तक पढ़ी? मैंने। सीता जाती है, जाने काम कौन कर रहा है? सीता। तो कर्तृवाच्य में जो होता है वो क्रिया जो है वो प्रधानता किसकी दिखाता है? कर्ता की। अच्छा, कर्मवाच्य क्या होता है? कर्मवाच्य की अगर बात करते हैं तो क्रिया के उस रूपांतरण को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता दिखती है। ठीक है, जो कर्म होता है उसकी प्रधानता होती है, फिर इसमें कर्ता नहीं होता, सिर्फ कर्म ही कर्म होता है। पुस्तक पढ़ी जाती है, तो क्या पढ़ी जाती है? पुस्तक, ये कर्म है। ठीक है, भाषण दिया जाता है, भाषण एक कर्म है, तो भाषण दिया जाता है, क्या दिया जा रहा है? भाषण। लेख लिखा गया, जो लिखा गया है वो क्या है? वो लेख है, तो ये कर्मवाच्य के उदाहरण है। ठीक है, अब बारी यही भाववाच्य की। भाववाच्य में क्रिया का वह रूपांतर भाववाच्य कहलाता है जिससे वाक्य में भाव की प्रधानता का बोध हो। देखिए, मेन मुद्दा है प्रधानता का। ठीक है, मैंने पुस्तक पढ़ी, सिंपल है। चलिए अच्छा, एक बार भाववाच्य देख लेते हैं। क्रिया का वह रूपांतर रूप जिसमें भाववाच्य की प्रधानता लगे। मुझसे चला नहीं जाता। ठीक है, इसमें क्या नहीं हो पा रहा है? चलने की क्रिया। उससे चुप नहीं रहा जाता। मेन मुद्दा इसमें क्या है? चुप रहना। तो जो चुप रहने का जो काम है वो नहीं हो रहा है। सीता से दूध नहीं पिया जा रहा है। देखिए, अब उसके बाद इन सभी के आधार पर इसको 3 भाग में बांट दिया गया था। मैंने पुस्तक पढ़ी, ये किसका उदाहरण है? इसमें मैंने, इसमें कर्ता जो है, कर्ता की प्रधानता है, तो इसका मतलब ये कर्तृवाच्य है। पहला का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। मुझसे चला नहीं जाता, ये भाववाच्य का उदाहरण है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, जो मैंने समझा दिया तो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। अब आइए देखेंगे विशेषण के बारे में। विशेषण में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस शब्द में क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण की बात हो रही है, तो क्रिया विशेषण आखिर होता क्या है? देखिए, आपको बता दें कि जो ये विशेषण आप यहाँ पे देख रहे हैं, क्रिया विशेषण, ये एक प्रकार से ये अव्यय के भेद हैं। इसको अगर थोड़ा हम पीछे देखें तो अव्यय के जो भेद होते हैं, ये अव्यय के भेद हैं। टोटल अव्यय कितने भेद होते हैं? 4। ठीक है, अव्यय के टोटल 4 भेद होते हैं। पहला होता है आपका क्रिया विशेषण, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। दूसरा होता है संबंध बोधक, तीसरा होता है समुच्चय बोधक, चौथा होता है विस्मयादि बोधक। ठीक है, जिसमें से क्रिया बोधक के बारे में क्रिया विशेषण के बारे में पूछ रहा है। तो क्रिया विशेषण होता क्या है आखिर? अगर हम क्रिया विशेषण की बात करें तो ये जो होता है, क्रिया की किसी विशेषता को ये बताता है, क्रिया की। ठीक है, तो क्रिया की जो विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण कहलाएगा। जैसे राधे धीरे धीरे चल रहा है, तो जो चलने काम हो रहा है वो धीरे धीरे हो रहा है। ठीक है, तो चलने की जो विशेषता बता रहा है वो कौन सा शब्द है? वो धीरे धीरे है। तो यहाँ पर आप इन चारों में से देखें कि इसमें कौन सा सही ऑप्शन हो सकता है। तो पहले का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा, जैसे मैंने कह दिया, मैंने बिल्कुल सही बात कही है, या मैंने बिल्कुल सही कहा। तो ये जो है ये क्रिया विशेषण, ये विशेषता बताएगा। ठीक है, तो इसका पहले का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब उसके बाद स्थितिवाचक शब्द क्या है? स्थितिवाचक का मतलब क्या है? देखिए, स्थितिवाचक के बारे में अगर हम बात करें तो जो स्थितिवाचक होता है, स्थितिवाचक का मतलब होता है कि जब कोई स्थान की बात की जाए, या फिर स्थानवाचक, क्योंकि स्थानवाचक में भी 2 भाग होते हैं। और ये जो स्थानवाचक है ये एक स्थितिवाचक होता है, एक दिशावाचक होता है। स्थितिवाचक में कौन कौन से उदाहरण आते हैं, थोड़ा ये भी आप देख लीजिए। स्थितिवाचक में जो उदाहरण आते हैं, यहाँ वहाँ भीतर बाहर, ये क्या है? स्थितिवाचक है। दिशावाचक क्या है? इधर उधर दाएं बाएं, ये सब क्या है? ये दिशावाचक है। तो स्थितिवाचक में यहाँ वहाँ भीतर बाहर, इनमें से अगर कोई आ रहा जैसे यहाँ, तो ये आपका हो जाएगा स्थितिवाचक। तो दूसरे का जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे पहले देख लेते हैं निर्देश क्या दे रहा है। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए शब्दों में कौन से उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? दिए गए विकल्पों में से सही उपसर्ग चुनिए। तो इसमें किस उपसर्ग से ये शब्द बने हुए हैं उसके बारे में हमें बताना है। तो अगर आपने उपसर्ग के बारे में पढ़ा है तो चलिए पहले थोड़ा सा उपसर्ग देख लेंगे, आखिर उपसर्ग होता क्या है। देखिए, उपसर्गों को सबसे पहले कि कितने उपसर्ग हैं पहले हम ये देखते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो संस्कृत के उपसर्ग हैं, टोटल 22 उपसर्ग हैं संस्कृत में। ठीक है, अब उसके बाद कुछ हिंदी में ऐसे उपसर्ग हैं जो संस्कृत में नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे उपसर्ग हैं जो कि हिंदी के उपसर्ग हैं, और हिंदी के लगभग जो उपसर्ग हैं वो आई थिंक 11 हैं।
तो 33 उपसर्ग हो गए हिंदी संस्कृत के, और कुछ उर्दू के भी हैं। उर्दू में भी कुछ है, हमें एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन लगभग 33 हैं जो हिंदी संस्कृत के हैं। ठीक है, अब उसके बाद इन्हीं उपसर्गों से मिलकर बने होते हैं वाक्य या शब्द। ठीक है, तो उपसर्ग का मतलब होता है जो किसी शब्द के पहले लगा हो। जैसे मान लो कोई शब्द है, मान लीजिए अभाव। अभाव में उपसर्ग जो है वो आ लगा हुआ है किसी इस शब्द के पहले, तो जो शब्द के पहले लगता है वो ही उपसर्ग कहलाता है। तो अब हमें बताना है कि निकम्मा में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो पहले का कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपको बताना है। तो पहले का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नी। ठीक है, प्रकोप में बताइए, प्रकोप में कौन सा उपसर्ग है। तो प्रकोप का पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रा। तीसरा देखेंगे, तीसरे में कह रहा है कि संघार में कौन सा उपसर्ग है। तो तीसरे में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सम। ठीक है, ये एक प्रकार का संधि विच्छेद करने पर इसका जो उपसर्ग है वो निकल आता है। तो दुबला में कौन सा होगा, चौथे का जो सही ऑप्शन होगा दू होगा। निस्सार में कौन सा होगा, पांचवा क्वेश्चन, पांचवें में निस होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना सभी मित्रों के साथ, और चैनल से जुड़े नहीं है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि ये जो क्लासेस होती हैं ये आप लोगों के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप डेली इन क्लासेस को देखेंगे तो उम्मीद करता हूँ आप बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर पाएंगे। आइए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अब क्या कह रहा है। अब ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक वर्ग में 4 शब्द दिए गए हैं। हाँ, 4 शब्द तो दिए गए हैं भाई। फिर दिए गए शब्दों में से एक ऐसा शब्द चुनिए जिसमें उपसर्ग का उपयोग नहीं हुआ है। ये टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं कि बिना उपसर्ग वाले शब्द बताइए। तो ऐसा इसका ये मतलब है कि जिसका संधि विच्छेद ना हो सके, ऐसा कोई भी शब्द जो कि रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द जानते हैं, जिसको तोड़ा ना जा सके, क्योंकि उपसर्ग लगेगा तो इसका मतलब उसमें 2 शब्दों का जोड़ हुआ है। लेकिन ऐसा शब्द जो रूढ़ शब्द हो, शब्द 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, योग शब्द, रूढ़ शब्द और योग रूढ़। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। तो जो रूढ़ शब्द हैं वैसे इसमें ढूंढने हैं। तो 26 का जो सही ऑप्शन होगा वो जाएगा आपका पावक। ठीक है, वैसे पावक का संधि विच्छेद तो हो सकता है, पौधन अक, ये पावक का संधि विच्छेद है, लेकिन इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। ठीक है, 27 देखेंगे। तो 27 में क्या कह रहा है, 27 में आप बताइए क्या हो सकता है। 27 का जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलमारी। अलमारी में कोई भी उपसर्ग नहीं है। 28 में बताइए, गठंत, रटंत, अंत, चलंत। 28 का सही ऑप्शन होगा अंत। अंत में कोई भी उपसर्ग नहीं है। 29 क्वेश्चन में देखेंगे तो 29 का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोटापा, क्योंकि इसमें अव्यय लगा है मगर उपसर्ग नहीं लगा। अव्यय जो होता है उस शब्द के अंत में लगा होता है। ठीक है, 30 क्वेश्चन नंबर देखेंगे तो 30 में जो है वो बी है, उजला। अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे निम्न शब्दों में से कौन सी संधि है। अब आइए संधियों के बारे में देखते हैं। दोस्तों, संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है किसी भी एग्जाम के लिए जिसमें हिंदी पूछा जाता है। सबसे पहले आपको जानना होगा कि संधि कितने प्रकार के होते हैं और संधि विच्छेद क्या है और संधि किस प्रकार से इम्पॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो संधि का जो आशय होता है, संधि का मतलब होता है मेल मिलाप। ठीक है, सिर्फ अगर हम संधि की बात करें। ठीक, संधि का मतलब होता है जोड़, मिलाव या किन्हीं 2 शब्दों को आपस में जोड़ देना ही संधि कहलाता है। तो लेकिन यहाँ पे हमें बताना है कि संधि विच्छेद, अगर आप संधि विच्छेद देखते हैं तो संधि विच्छेद अलग चीज़ होती है, वो शब्दों को तोड़ना होता है। ठीक है, ऐसे शब्द जिनके 2 भाग कर दिए जाएं या उन्हें खंडों में विभाजित कर दिया जाए वो क्या कहलाएंगे, वो संधि विच्छेद कहलाएंगे। संधि जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। संधि के जो कुल प्रकार हैं वो 3 हैं। पहला है आपका स्वर्ग संधि। ठीक है, स्वर संधि, स्वर्ग नहीं, स्वर सॉरी, पहला है स्वर संधि। दूसरा है आपका व्यंजन संधि। ठीक है, और तीसरा आपका आ जाएगा, जो तीसरा संधि है वो आपकी विसर्ग संधि है। ठीक है, तो अब उसके बाद देखेंगे कि जो स्वर संधि है
ये आपकी कितने इसके इसके भी आप अपने कुछ भेद हैं। तो जो स्वर संधि पहले में स्वर संधि के टोटल 5 भेद हैं। ठीक है, 5 भेदों में सबसे पहले दीर्घ संधि, गुण संधि, फिर उसके बाद यण संधि, फिर उसके बाद वृद्धि संधि, और फिर उसके बाद अयाधि संधि। ये पांचों जो है ये स्वर संधि के उदाहरण हैं। ठीक है, उसके बाद जब आपकी व्यंजन संधि आती है तो व्यंजन संधियों को जब हम देखते हैं, वैसे सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो आपकी स्वर संधि ही है। और जो व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि के जो विच्छेद होते हैं उनमें किसी प्रकार से भी स्वर नहीं देखने को मिलता। वो सारे सारे क्या कहलाएंगे? व्यंजन। व्यंजन संधि का अगर हम एक उच्चारण की बात करें तो जैसे देख सकते हैं प्रतिच्छवि या फिर उद्धार। उद्धार का जो संधि विच्छेद होगा उत धन हार, इसमें ना तो यहाँ पे कोई स्वर है ना यहाँ पे कोई स्वर है। जब इनको तोड़ने पर कहीं भी कोई स्वर नहीं मिलता या जुड़ते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? व्यंजन संधि होता है। तो उद्धार का हो जाता है उत धन हार, इससे मिलकर बनता है उद्धार। तो ये किसी प्रकार से भी स्वर से संबंधित नहीं है। तो आइए देखेंगे देवर्षि में किस प्रकार की संधि है। तो देवर्षि में देवधन ऋषि बन जाएगा। ठीक है, तो देवर्षि में जो संधि विच्छेद की अगर बात करेंगे कौन सी संधि है, तो इसमें जो पहले का सही ऑप्शन होगा ये होगा आपका गुण संधि। ठीक है, पित्रादेश जो पिता का आदेश होता है, पित्रादेश, दूसरे का जो सही ऑप्शन होगा ये भी आपका यण संधि होगा। शयन तीसरा देखेंगे, शयन में किस प्रकार की संधि है, तो तीसरे का जो सही ऑप्शन है वो अयादि संधि हो जाएगा। पितृच्छा, पिता की इच्छा, चौथे का जो सही ऑप्शन होगा ये बी हो जाएगा, यण संधि। भवन में किस प्रकार की संधि है, भवन जो संधि है वो डी ऑप्शन होगा, अयादि। ठीक है, ज़्यादातर ये देखा जाता है कि बीच में अगर या आ रहा है वा आ रहा है तो वो किस प्रकार की संधि होती है? अयादि संधि का उदाहरण होता है। ठीक है, अब देखिए नयन का सही संधि विच्छेद क्या है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अच्छा, जो ये मैं संधि विच्छेद लेकर आया हूँ ये आप सोचिए कि यूपीएसआई एग्ज़ाम में पूछे गए हैं सारे के सारे 5 क्वेश्चन। ठीक है, 6 क्वेश्चन, ये सारी यूपीएसआई के क्वेश्चन पेपर के प्रश्न हैं। नयन में किस प्रकार की कौन सी संधि होगी, इसका अगर संधि विच्छेद करते हैं तो 65 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका डी, ने धन अन। इससे आपका बनता है नयन। ठीक है, भवन की बात करते हैं। भवन में जो 66 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए भवन से मिलता जुलता है पवन, पवन में भी आपका जो पोधन अन ही होता है। ठीक है, पवन का पोधनन, भवन का भोधनन। अब पावन की बात अगर करें, पावन, पावन में होगा पौधनन। ये भी क्वेश्चन यूपी पुलिस या फिर यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो ये पवन के हो जाएंगे, पावन। ठीक है, पवित्र की बात करें, अब पवित्र में भी बहुत सारे अभ्यर्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पवित्र में पो धन इत्र, पवित्र बन जाएगा। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उन्नति की बात करें 68 का जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा उत्धन्नति। दोस्तों ये 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने प्रीवियस ईयर हिंदी का पेपर दिया होगा तो आप समझ रहे होंगे कि ये क्वेश्चन आपने देखा ही देखा होगा। उन्नति का सी ऑप्शन हो जाएगा। और 69 की बात करें अन्ना भाव 69 69 का जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ये वाला अन्न धन अभाव। ठीक है, अन्ना भाव। अब रीति अनुसार तो रीति के अनुसार 70 का जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये है रीति के अनुसार, रीति धन अनुसार। तो ये आपके संधि के क्वेश्चंस थे। अब इसके आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। देखिए दोस्तों ये आपके समास हैं। समास आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। समास के तो मूल रूप से जितने भेद हैं वो कितने हैं? 4, ये चारों हैं। अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अब उसके बाद अव्ययी भाव क्या होता है? इसका पहला पद अव्यय, दूसरा पद नाम पद होता है। तत्पुरुष के खुद इतने भेद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 भेद। ठीक है, और आपको बता दें कि तत्पुरुष का ही एक भेद है द्विगु समास और कर्मधारय समास।
बहुत सारे अभ्यर्थी कर्मधारय को एक समास का भाग मानते हैं, लेकिन वो तत्पुरुष का भाग है। और ये जो द्विगु समास होता है ये भी एक प्रकार से तत्पुरुष का ही भेद है। द्वंद्व समास क्या होता है, इसमें इतरेतर, समाहार और विकल्पक होते हैं। और बहुव्रीहि जो होता है इसमें इसके भी खुद के 4 भाग हैं बहुव्रीहि के। तो बहुव्रीहि के जो 4 भाग हैं कौन कौन से, सामान्यधिकरण, व्यधिकरण, तुल्य योग और व्यतिहार। ये सही व्याख्या है समास की। दोस्तों ये जो मैंने लिया है ये बहुत ही विश्वसनीय जगह से है, तो इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हो सकती। जबकि कर्मधारय को भी यहाँ पे मान लिया जाता है और द्विगु को भी यहाँ पे मान लिया जाता है। टोटल 6 प्रकार माने जाते हैं समास के, लेकिन जो जनरली जो बेसिकली हैं वो यही हैं, सिर्फ 4 प्रकार। ठीक है, चलिए आएंगे अब समास के क्वेश्चंस देखेंगे। यथा रुचि में समास हमें बताना है। यथा रुचि में जो समास पूछा गया है वो कौन सा होगा। देखिए अगर हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करें तो अव्ययी भाव समास की चलिए पहले बात करेंगे। अव्ययी भाव समास की पहचान क्या है, किसी भी शब्द में अगर शुरू में प्रति जुड़ा है, ठीक है, शुरू में यथा जुड़ा है, बड़ा आ जुड़ा है, अनु जुड़ा है, यथा जुड़ा है या फिर भर जुड़ा है, ये सभी अगर किसी शब्द के पहले जुड़े होते हैं तो वो क्या होंगे, वो आपके अव्ययी भाव। तो इसमें देखिए यथा जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब पहले का सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। वो समास बताइए जिसमें दोनों पद प्रधान हो। तो दोनों पद की प्रधानता किस समास में व्यक्त की जाती है, ये आपको बताना है। दूसरे का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका नंबर, आपका द्वंद्व समास। दोस्तों द्वंद्व समास होता है जैसे माता पिता, बीच में योजक चिन्ह लगे होते हैं। ठीक है, माता पिता, ये भी योजक चिन्ह से इनको पहचाना जाता है। तो माता भी आपके प्रधान, मतलब दोनों पद की वैल्यू है। ठीक है, माता और पिता, तो ये क्या हो जाएंगे, आपके द्वंद्व समास हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, तीसरा देखेंगे। तीसरे में कह रहा है जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो वह है। दोस्तों जो संख्यावाची वाली बात आ जाए तो तुरंत आप द्विगु समास पर टिक कर देना, क्योंकि इसका मतलब होता है जैसे सप्तऋषि। सप्तऋषि का मतलब 7 ऋषि। ठीक है, तो ये जो सप्त आया है ना ये संख्यावाचक, ये संख्यावाचक है, इसलिए 7 ऋषि। जैसे चतुर्भुज, वैसे चतुर्भुज तो द्विगु समास का उदाहरण नहीं है, लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पर इसे देख रहा हूँ। चतुर्भुज में चतुर जो आया है ये 4 है। तो ऐसे शब्द जो कि जिनके पहले संख्यावाची शब्द जुड़े होते हैं वो द्विगु समास के उदाहरण होते हैं। ठीक है, चौथा देखेंगे निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। इसमें से एक तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, वो कौन सा है। चौथे का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आजन्म क्योंकि राजकुमार, राजा का कुमार, यज्ञ की वेदी, ग्राम के वासी। ठीक है, इसमें जो कारक होता है ये का होता है या के होता है या की होता है या फिर से या फिर ने या फिर के लिए, ऐसे टाइप से जब तोड़ने पर बनते हैं तो वो सारे सारे तत्पुरुष होते हैं, जबकि आजन्म इसका उदाहरण नहीं है। आगे बढ़ेंगे, 5वां क्वेश्चन देखेंगे। 5वें में कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक में कर्मधारय समास है। अधमरा, भला भला बुरा, ऊंच नीच या फिर दिया बत्ती, इसमें से कर्मधारय समास की बात हो रही है। तो 5वें का जो सही ऑप्शन होगा 5वें का हो जाएगा अधमरा। अधमरा का मतलब कि जो आधा मरा हुआ है, जो आधा मरा हुआ है उसे अधमरा कहेंगे। तो ये कर्मधारय का उदाहरण है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज के इन क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित हुए होंगे। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना सभी मित्रों के साथ जो कि कोई भी वैकेंसी आप देख रहे हो जिसमें हिंदी पूछी जाती हो, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डेली ये सुबह 8 बजे अपलोड होती है, आप लोग डेली इसको देखें, अटेंड करें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित हुई होगी। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय